कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इनहेलेशन रूट के ऊपर और दूसरा हम लोग बात करेंगे नेजल रूट के ऊपर। अगर आप इससे पहले वाला, जैसे कि हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात किया था, ओरल रूट के बारे में बात किया था, क्यूटेनियस रूट के बारे में बात किया था, सबलिंगुअल रूट के बारे में बात किया था, तो एक बार आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं इससे पिछले वाले लेक्चर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें बात करेंगे इनहेलेशन रूट का और दूसरा बात करेंगे किसका, नेजल रूट का। तो देखिए, अगर हम इनहेलेशन रूट का बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये उठता है कि इनहेलेशन रूट में आप किस तरह के ड्रग को दे सकते हैं, कैसा मेडिसिन आप दे सकते हैं इनहेलेशन के थ्रू। तो इसमें आता है या तो वोलेटाइल लिक्विड हो या तो गैस हो, जिसको आप क्या कर सकते हैं इनहेलेशन रूट के थ्रू आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या कह सकते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस, है ना, वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस, जिसको हम क्या कर सकते हैं इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं इनहेलेशन रूट के थ्रू। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो इवेपोराइज हो जाए, नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल सबस्टांस कहते हैं। वैसा सबस्टांस जो क्या हो जाए, इवेपोरेट कर जाए, तो वैसा सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल सबस्टांस, या कह सकते हैं सबस्टांस व्हिच इवेपोरेट एट ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल सबस्टांस। तो वैसा ड्रग को इसमें हम लोग लेंगे इस रूट के थ्रू जो क्या हो, या तो वोलेटाइल लिक्विड हो या तो गैसेस हो। दूसरा पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन जो होगा इस केस में इनहेलेशन रूट में, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां से होगा, अल्वियोली के सरफेस से होगा। कहां से, अल्वियोली के सरफेस से होगा। अल्वियोली कौन सा पार्ट होता है, तो अल्वियोली आपका लंग्स का पार्ट होता है। जब हम लोग लंग्स का बात करते हैं तो लंग्स में कौन कौन सा पार्ट आता है, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्रामेटिकली कि लंग्स में क्या होगा, लैरिंग्स होगा, लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है आपका एक ग्लोटिस होता है और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लिप कवर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इपीग्लोटिस, नहीं, तो इपीग्लोटिस होगा। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे लैरिंग्स से तो क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा। लैरिंग्स से आगे बढ़ेंगे तो ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया से आगे बढ़ेंगे तो ब्रोंकस होगा, है ना, और ब्रोंकस से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ब्रोंकियोल्स होगा। मतलब इसका ब्रांचेज क्या होता है, डिवाइड करते चला जाता है और लास्ट में आपका इंड पे आकर के क्या मिलेगा, इंड पे आपको अल्वियोली मिलेगा। मतलब कहने का कि ये जो आप सेक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही क्या है, अल्वियोली है ना, यही क्या है, अल्वियोली है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इनहेलेशन रूट का तो इस केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है मेडिसिन का या ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ से होगा, अल्वियोली के सरफेस से होगा। नहीं, ये बीच में आपका क्या होता है, हार्ट का स्पेस होता है। हार्ट एक्चुअल में कहाँ होता है, ये दोनों लंग्स का जो लोब है उसके बीच में सेंटर पे होता है। थोड़ा सा लेफ्ट में क्या होता है, टिल्ड होता है, हार्ट जो होता है उसका लोब थोड़ा, नहीं होता कहाँ पे है, सेंटर में होता है। ये आपका डायफ्राम होगा, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, डोम शेपेड स्ट्रक्चर, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो पहली पॉइंट क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन जो होगा इसमें कैसा होगा आपका, कहां से होगा, अल्वियोली के सरफेस से होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि एक्शन जो इसमें होगा वो क्या होगा, वेरी रैपिड होगा, मतलब बहुत फास्ट एक्शन देगा आपका। जब आप इनहेलेशन रूट से आप किसी भी ड्रग को या मेडिसिन को जब आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं या बॉडी के अंदर लेते हैं तो इसका एक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। जैसे इसमें किस तरह का मेडिसिन दिया जाता है, तो जनरल एनेस्थेसिया, है ना, जनरल एनेस्थेसिया को आप इनहेलेशन रूट से ले सकते हैं, जनरल एनेस्थेसिया को इनहेलेशन रूट से आप ले सकते हैं। पहले आप देखते थे कि पहले जब ऑपरेशन वगैरह होता था तो ईथर को इनहेल करवाया जाता था, नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता था कि इनहेल करने के बाद कब आकर के पेशेंट को होश आएगा इसका आता पता नहीं होता था, बहुत ज़्यादा समय ले लेता था। अब एनेस्थेसिया का क्या होता है, अब डोज बना करके दिया जाता है पेशेंट को कि कितने घंटों तक के लिए ऑपरेशन है और कितने घंटों तक के लिए हमें उसको अनकॉन्शियस करके रखना है, दैट मीन्स बेहोश करके रखना है, तो उस तरह से डोज तैयार किया जाता है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, ईथर को इनहेल करवा दिया जाता था, पेशेंट उससे भी क्या होता था, अनकॉन्शियस हो जाता था, बेहोश हो जाता था। नहीं, अब इसमें एक चीज और था कि ईथर का क्या होता प्रॉब्लम, कि ईथर काउज इन्फ्लामेशन करता था रिस्पायरेटरी ट्रैक में, है ना, रिस्पायरेटरी ट्रैक को ये क्या करता था, इन्फ्लेमेशन काउज करता था
ईथर, नहीं, नोट में याद रखना कि ईथर काउज इन्फ्लामेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये तो आपका इनहेलेशन रूट का है। अगर हम नेजल रूट का बात करते हैं, नहीं, तो नेजल रूट का जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, नोज का जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां से एब्जॉर्ब होता है ड्रग। बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जिसको जब हम नेजल रूट से लेते हैं तो नोज का जो वहां पर मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें एक फायदा आपको क्या है नेजल रूट से ड्रग लेने पे, कि आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस और लीवर बाईपास हो जाएगा। मतलब कि ड्रग को या मेडिसिन को डाइजेस्टिव जूस से या लीवर से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, नेजल रूट से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसको भेज रहे हैं। तो हमारा ना तो डाइजेस्टिव जूस इन्वॉल्व हो रहा है, ना तो लीवर इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव जूस और लीवर क्या हो जाएगा, आपका बाईपास हो जाएगा, है ना। ये बाईपास क्या होता है, फर्स्ट पास क्या होता है, तो इसके लिए आप सबसे पहला लेक्चर जो है मेरा वो जाकर के आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट लेक्चर किसका, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पहला लेक्चर जाकर के देखिएगा, तो वहां पर हमने बताया है कि बाईपास क्या होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक बार जरूर जाकर के देखिएगा, तो ये बाईपास फर्स्ट पास का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स होता है, जैसे आपका GnRH है ना, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, नहीं, इसके एगोनिस्ट, है ना, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, या डेस्मोप्रेसिन एज ए स्प्रे या नेबुलाइजर के फॉर्म में नेबुलाइज किया जाता है आपका, है ना। उसको क्या किया जाएगा, नोजल रूट से उसको अंदर प्रवेश करवाया जाएगा नेबुलाइजर के द्वारा। नेबुलाइजर एक मशीन होता है ना, नेबुलाइज करके दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा, एक तो GnRH है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करने के लिए और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन करने के लिए। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, इंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट्स में। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पार्ट में जब हम लोग प्यूटिट्री ग्लैंड पे पहुंचते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्यूटिट्री ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, नहीं, बहुत सारा सिक्रीशन कहने का मतलब कि ढेर सारा फंक्शन के लिए यहाँ हार्मोन सिक्रीशन करता है प्यूटिट्री ग्लैंड, नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन इसको भी रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आपको पता होना चाहिए, हर बाप का एक बाप होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है, प्यूटिट्री मास्टर ग्लैंड है, लेकिन प्यूटिट्री को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। देखिए प्यूटिट्री ग्लैंड में दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीरियर प्यूटिट्री, एक क्या होता है, इंटीरियर प्यूटिट्री। एपी से यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिखाया है इंटीरियर प्यूटिट्री को, है ना। और दूसरा क्या होता है, पोस्टेरियर प्यूटिट्री। एक होता है इंटीरियर प्यूटिट्री और एक क्या होता है, पोस्टेरियर प्यूटिट्री। अगर हम इंटीरियर प्यूटिट्री का बात करते हैं तो इंटीरियर प्यूटिट्री में फिर दो पार्ट होता है, एक होता है पार्स डिस्टैलिस होता है और एक होता है पार्स इंटरमीडिया, है ना। एक क्या क्या होता है, एक होता है पार्स डिस्टैलिस और एक क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है। और पोस्टेरियर प्यूटिट्री से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन का और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन का। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसका थोड़ा सा फंक्शन भी आपको बताने वाले हैं। जैसे पार्स डिस्टैलिस से जो हार्मोन सिक्रीशन होता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट में TSH कहते हैं, और इसके अलावा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो यहाँ पे हमने आपको GnRH से बताया है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। तो यही है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसमें फिर आपका ये रिलीज करता है दो तरह का हार्मोन, एक लुटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये तो ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा आपका प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल और दूसरा मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है दो काम करता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए होता है और दूसरा चीज क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, TSH जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में दो है,
एक है आपका LH जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, एक तो एंड्रोजेन का फॉर्मेशन करना, कहां से, टेस्टिस से। तो मेल में ये क्या करेगा, मेल में एंड्रोजेन का सिक्रीशन करेगा या फॉर्मेशन करेगा, एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन जिसको हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, नहीं तो एंड्रोजेन का टेस्टिस से, और ओवुलेशन करवाएगा फीमेल में, ओवुलेशन करवाएगा कहां से, ग्राफियन फॉलिकल से, है ना, ग्राफियन फॉलिकल से क्या कराएगा, ओवुलेशन करवाने का काम करेगा कौन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगर हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बात करेंगे तो ये क्या किसके लिए जिम्मेदार होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे शॉर्ट में हमने GF लिखा है ना, क्या है ये, ग्राफियन फॉलिकल है, GF का मीनिंग और नहीं लगाइएगा, है ना, क्या है ये, ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे जाकर के मेच्योर आपका होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां डेज होता है, जब ओवुलेशन होना रहता है तो वहां पर जाके ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होता है, और वहीं पे ग्राफियन फॉलिकल ब्रास्ट करता है और वहां से ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है, मतलब ओवुलेशन का प्रोसेस होता है 14वां डेज में जाकर के। तो ये ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है कि ये क्या करेगा, GnRH एगोनिस्ट, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, FSH और LH रिलीजिंग के लिए, कहां से, एंटेरियर पिट्यूटरी से। आप देख रहे हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी से आपका ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, LH और FSH, जिसका हमने आपको फंक्शन भी बताया यहाँ पे। और ये जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, इससे दो तरह का हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन जिसमें लेबर होता है, लेबर करने का डिलीवरी के समय में ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है वहां पे, तो यूटेरिन कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, यूटेरिन कंट्रैक्शन, यूटेरिन कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है, इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। वेसोप्रेसिन को क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप नेफ्रॉन पढ़ते हैं तो वहां पे डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, DCT कहते हैं। तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा उसके लिए जिम्मेदार होता है वेसोप्रेसिन, या इसी का एक मैनमेड वर्जन होता है जिसको यहाँ पे हमने आपको बताया है डेस्मोप्रेसिन, है ना। तो डेस्मोप्रेसिन एक्चुअल में क्या है, तो ये मैनमेड फॉर्म है किसका, वेसोप्रेसिन का, जिसका यूज किस चीज के लिए होता है, तो कंट्रोल टू मच यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिनेशन अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेस्मोप्रेसिन यूज किया जाता है। डेस्मोप्रेसिन क्या है, वेसोप्रेसिन का मैनमेड वर्जन है या मैनमेड फॉर्म है किसका, वेसोप्रेसिन का। इंटीरियर पिट्यूटरी से एक चीज और है, पार्स इंटरमीडिया से MSH सिक्रीशन होता है ना, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, इनहेलेशन रूट और नेजल रूट का बात है ना। सिंपल आप लोग 3-4 पॉइंट इसमें याद जरूर रखिएगा कि एक तो इनहेलेशन रूट से वोलेटाइल लिक्विड या गैस को हम लोग देते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं। दूसरा चीज एब्जॉर्प्शन इसका अल्वियोली के सरफेस से होता है। तीसरा चीज कि एक्शन इसका बहुत फास्ट होता है ना। इसमें जनरल एनेस्थेसिया को इस रूट से दे सकते हैं। ईथर क्या काउज करता है, इन्फ्लामेशन काउज करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक में। नेजल रूट में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ से होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो नोज का होता है वहां से होता है। डाइजेस्टिव जूस और लीवर इसमें बाईपास होता है। इसमें सर्टेन ड्रग्स को ही दिया जाता है, जैसे GnRH एगोनिस्ट है ना, और आपका डेस्मोप्रेसिन हो गया। ये आपका GnRH क्या है ना, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है ना, जो किसी के बदले में कोई वही काम कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, और यही चीज कोई और सेम चीज आपको यही चीज पढ़ा दे तो वही आपका एगोनिस्ट का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका GnRH एगोनिस्ट सेम काम करता है, जो करना चाहिए पहले वाले को वही काम एगोनिस्ट करके देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं, सेम काम करने वाले को। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा GnRH एगोनिस्ट, और एक डेस्मोप्रेसिन है। डेस्मोप्रेसिन के बारे में हमने आपको क्या बताया कि ये मैनमेड फॉर्म है किसका, वेसोप्रेसिन का। वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता, नहीं वो क्या काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। तो वही काम यहाँ पर डेस्मोप्रेसिन मैनमेड फॉर्म में
किया जाता है, ड्रग के फॉर्म में किया जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, इससे आगे हम लोग को करना है पेरेंट्रल रूट। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम लोग पेरेंट्रल रूट पे बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आसानी से जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे वो आप तक पहुंच पाएगा ना। ये आप डिप्लोमा वाले जो सेकेंड ईयर है वो भी पढ़ सकते हैं, और जो आपका बी फार्म वाले हैं वो भी 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर जो भी है, बी फार्म वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी बी फार्म में भी है और डी फार्म सेकेंड ईयर में भी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि डी फार्म वाले के लिए ये नहीं है, है ना, डी फार्म वाले के लिए भी है और बी फार्म वाले के लिए भी है। ठीक है।